दोनों अर्दलियों ने मशरूब हलक में उड़ेल लिया। उसके बाद उनके साथ जो गुजरी उसकी वजाहत की चिंता जरूरत नहीं, वो वहीं ढेर हो गए। राहदारी के फर्श पर दोनों गिलासों के टूटने से छन्नाके की आवाज आई। राहदारी अब खाली थी। मैं वापस कमरे में आ गया। सब लाशें उसी तरह पड़ी थीं। मैंने स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कॉल की तलाशी ली। उसकी जेब से मुझे जो पिस्तौल मिला उस पर भी साइलेंसर चढ़ा हुआ नहीं था। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे उस गार्ड को भी ठिकाने लगाना था जो थंडर हॉक हेलीपैड के बाहर पहरा दे रहा था। जहरीली वाइन से मुझे जितना काम लेना था मैं ले चुका था। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और पतलून की जेब में हाथ डालकर दूसरे हाथ में मशरूब वाला गिलास थामे हुए कदरे लड़खड़ाता हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू गाता हुआ बड़ी एहतियात और होशियारी से इर्द गिर्द की फजा को सूंघता उस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जो थंडर हॉक हेलीपैड के गोल कुएं नुमा चक्कर को जाती थी। थंडर बेस का आहनी गेट चंद कदमों के फासले पर था। वहां दो गुरखे सिपाही इंडियन एयरफोर्स की वर्दियों में मलबूस संदीने लिए पहरा दे रहे थे। वो जानते थे कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर हूं और दिल्ली हेडक्वार्टर से सिक्योरिटी चेक के लिए वहां आया हूं। लेकिन जब मैंने उनके करीब जाकर उन्हें गेट खोलने के लिए कहा तो वो कुछ हिचकिचाए। एक गुरखे सिपाही ने कहा, सर, स्क्वाड्रन लीडर साहब के बगैर हम दरवाजा खोल नहीं सकते। उनसे तकरार करने में वक्त जाया होने के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता था और वक्त बेहद कीमती था। मैंने मशरूब का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें जहरीली वाइन थी, लेकिन गुरखे ने ड्यूटी पर पीने से इनकार कर दिया। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, तुम अच्छा जवान है, हम साहब से तुम्हारी सिफारिश करेगा। ये कहकर मैं वापस मुड़ा। वापस मुड़ते ही मैंने रिवॉल्वर हाथ में लिया। इससे पहले के दोनों संभलते मैंने जग के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। मेरा निशाना 7-8 फुट के फासले से कैसे खता जा सकता था। दोनों गुरखे वहीं थिर हो गए। ये जगह जमीन के नीचे थी और दोनों सिपाहियों की गार्ड ऊपर वाली मंजिल की बैरक में थी। फायर की आवाज ऊपर तक नहीं जा सकती थी। फिर भी मैं भागकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। बाहर किले की पहली मंजिल पर सन्नाटा तारी था। गार्ड या पहरेदार सिपाहियों तक जो वहां से दूर किले के बड़े फाटक पर पहरा दे रहे थे, फायर की आवाज नहीं पहुंची थी, वरना अभी तक वो लोग भागकर इधर जरूर आते। मैंने वापस आकर दीवार में लगे डायल का बटन दबा दिया। थंडर हॉक हेलीपैड का आहनी दरवाजा एक तरफ हट गया। मैं अंदर दाखिल हुआ। 8 हेलीकॉप्टर खड़े थे। साइड रूम में असलहा भरा हुआ था। उसके साथ ही जो छोटा कमरा था उसमें भी रॉकेट और मिसाइलों के अलावा बम्बों की तादाद काफी थी। ये सारी जगह, वहां की दीवारें और फर्श वगैरह फायर प्रूफ था। मैं उस जगह गया जहां थंडर हॉक हेलीकॉप्टर खड़े थे, जहां दीवार पर एक शेल्फ लगा हुआ था जिसका कभी तख्ता प्लास्टिक का था। दीवार के साथ आग बुझाने वाला सिलेंडर और एक कुल्हाड़ी लगी थी। मैंने कुल्हाड़ी उतार कर शेल्फ को तोड़ डाला, उसके तख्ते के टुकड़े किए, उन्हें असलहे वाले कमरे में ले जाकर बमों के ढेर के साथ लगाकर आग लगा दी। प्लास्टिक के टुकड़ों ने बहुत जल्द आग पकड़ ली। मैंने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया। वहां शेल्फ में से एक सब लाइट मशीन गन उठाकर उसका मैगजीन चेक किया। मैगजीन भरा हुआ था। मशीन गन को कांधे पर डाला और बाहर को दौड़ पड़ा। मैं बमों के धमाकों से पहले वहां से दूर निकलना चाहता था। मुझे मालूम था कि बम उस वक्त तक नहीं फटता जब तक कि आग उसकी नोजल तक न पहुंचे। मैंने प्लास्टिक के टुकड़ों को बमों के साथ इस तरीके से जोड़ दिया था कि जब तक आग बमों की नोजल तक पहुंचे मैं उस जगह से काफी दूर निकल जाऊं। अब मुझे ऊपर वाली गार्ड से निमटना था। आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि ये सारा काम इतनी जल्दी और आसानी से कैसे हो गया। पहली बात तो ये कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था और मुझे इस किस्म के ऑपरेशन का तजुर्बा था। दूसरी बात यह थी कि मैं ये सब कुछ अपनी जान की परवाह किए बगैर कर रहा था। जब अपने वतन की सालमियत और करोड़ों माओं बहनों की इज्जत आबरू को बचाने का ख्याल और इस्लाम का सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो फिर इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार होता है और रास्ते में आई हुई किसी रुकावट की परवाह नहीं करता। मेरे दिल में भी यही जज्बा कार फरमा था। मैंने दौड़कर सीढ़ियां तय की और आहनी दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे मालूम था कि इन बाहर 2 सिपाही रात की ड्यूटी पर होंगे। मैंने उस रात का पासवर्ड भी बोल दिया। दरवाजा खोल दिया गया। बाहर लकड़ी के एक खंबे के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। मैंने मशीन गन अपने पीछे कर ली और दोनों सिपाहियों से कहा, नीचे आओ, इधर एक जगह से गैस लीक कर रहा है, एकदम डबल से नीचे आओ। ये सिपाही भी मेरी शक्ल से आशना थे। उन्होंने मुझे वहां के ऑफिसर्स के साथ अक्सर आते जाते देखा था। वो कुछ बौखला कर नीचे सीढ़ियां उतरने लगे। जहां मैं गन फायर नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी आवाज बेस के बड़े गेट पर मुतय्यन गार्ड तक पहुंच सकती थी। मैंने नीचे से सीढ़ियां उतरते हुए एक सिपाही के सर पर मशीन गन का बट पूरी ताकत से दे मारा। वो मुंह के बल गिरा। इतनी देर में दूसरे सिपाही को भी मशीन गन की जरब से शदीद जख्मी कर चुका था। पहला सिपाही वहीं मर गया था। दूसरा सांस ले रहा था मगर खोपड़ी पर पीछे की तरफ जरब लगने से बेहोश हो चुका था। बाकी
के सिपाही जिनकी नफरी ज्यादा थी बैरक में गहरी नींद सो रहे थे। ये बैरक उस तहखाने के ऐन ऊपर थी जिसमें असलहा भरा हुआ था और जिसे कुछ देर बाद धमाके से फटना था। जाहिर है इन सिपाहियों में से किसी के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब सिर्फ इस कमांड के बड़े गेट पर गार्ड के 4 सिपाही बाकी रह गए थे। मेरी जीप एक तरफ गैराज में छप्पर के नीचे दूसरी गाड़ियों के साथ खड़ी थी। मैं अंधेरे में दीवार के साथ लगकर चलता हुआ अपनी जीप तक आ गया। लाइट मशीन गन को जीप में अगली सीट पर रखा। जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता चलाता बड़े गेट की तरफ आ गया। गेट बंद था। उसके आगे 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। जीप की आवाज सुनते ही वो रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनके करीब जाकर जीप रोक दी और लाइट मशीन गन उनकी तरफ फेंक कर तहकुमाना अंदाज में कहा, ये सब मशीन गन सीढ़ियों में किसने फेंकी थी? तुम इधर ड्यूटी देता है कि सोया रहता है? सुबह मैं स्क्वाड्रन लीडर साहब से कहकर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवाऊंगा। दोनों सिपाही परेशान हो गए। वो मेरी शक्ल और रैंक से वाकिफ थे। मैं जीप से उतरकर गार्ड रूम की तरफ बढ़ा और रोब से कहा, इस गन को गार्ड रूम में मेरे सामने रख दो। चलो। एक सिपाही ने सब मशीन गन उठाए, दूसरे ने डबल मार्च करते हुए गार्ड रूम का दरवाजा खोल दिया। जब दोनों गार्ड रूम में आ चुके तो मेरा हाथ जेब में गया। रिवॉल्वर बाहर निकला। रिवॉल्वर की नाली ने पहले एक और फिर दूसरा शोला उगला। दोनों सिपाही वहीं ढेर हो गए। फायर की आवाज बैरक तक पहुंच गई थी, मगर अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि कोई तम में वहां कयामत का धमाका होने वाला था। मैंने औंधे मुंह पड़े हुए दोनों सिपाहियों के सर मशीन गन के बट मार मार कर कुचल डाले ताकि ये बाद में मेरे खिलाफ कोई बयान न दे सके। मुझे शुबा था कि मुमकिन है धमाके में गार्ड रूम बच जाए। अब मेरा रास्ता साफ था। गार्ड रूम से निकलते हुए मैंने बैरक की तरफ निगाह डाली। बैरक में अंधेरा छाया हुआ था। अगर कोई सोया हुआ सिपाही फायर की आवाज पर जाग पड़ता तो बैरक में जरूर रोशनी होती। मैं जीप बर्क रफ्तारी से थंडर बेस के कलिनुमा टीले से बाहर निकाल कर ले आया। अंधेरी रात थी। कच्चा रास्ता सुनसान पड़ा था। दूर उधमपुर बस्ती की रोशनियां झिलमिला रही थीं। अब मुझे इंद्रानी की हिदायत के मुताबिक वहां से निकलकर दरियाए तवी के देवी के बुत वाले और निस्बतन दीरान इलाके के पुल को उबूर करके दूसरे किनारे पर एक फरलांग का रास्ता तय करके छोटी पुलिया के पास पहुंचकर उसके नीचे छुपाकर रखी हुई कपड़ों की गठरी तक पहुंचना था। वहां अपना लिबास तब्दील करना था और फिर जम्मू से होशियारपुर जालिंधर जाने वाली सड़क पर रुककर किसी बस में सवार होकर जम्मू के इलाके से निकल जाना था। अब किसी भी वक्त पीछे धमाका हो सकता था। मैं जीप को तेजी से भगाए ले जा रहा था। बड़ी सड़क पर आकर मैंने जीप को एक तरफ रोक लिया। मेरे दिल में अचानक इस खदशे ने सर उठाया कि अगर धमाका न हुआ, अगर प्लास्टिक की आग से बमों की नोजल को कोई नुकसान न पहुंचा तो क्या होगा? मेरा सारे का सारा मिशन नाकाम हो जाएगा और फिर 2-1 रोज में यहाँ से थंडर हॉक हेलीकॉप्टर हजारों फुट की बुलंदी पर उड़कर मेरे वतन अजीज के एक शहर की तरफ परवाज शुरू कर देंगे और वहां नाकाबिल तलाफी नुकसान करने के बाद वापस आ जाएंगे। मेरी आंखें अंधेरे में नजर आने वाले टीले के स्याह हयूले पर जमी हुई थी जिसके पस मंजर में आसमान पर सितारे चमक रहे थे। बेजानी कैफियत से मेरे होंठ बार बार खुश्क हो रहे थे। मैंने जीप सड़क से उतारकर एक तरफ दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर रखी थी। मैं बेचैनी से अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगा। कभी होंठों को काटता, कभी उठकर जीप के पीछे आ जाता और कभी दरख्त की आड़ लेकर थंडर बेस के टीले को देखने लगता। अचानक मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया। मैं मुंह के बल आगे को जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी से उठा मगर फिर गिर पड़ा। जमीन डोल रही थी मगर जलजला नहीं था। टीले के अंदर 2 भयानक धमाके हुए थे जो इतनी शिद्दत के थे कि जमीन ऊपर नीचे हो गई थी और मैं उछलकर दोबारा गिर पड़ा। मैंने दरख्त के तने के गिर्द बाजू डालकर उसे जोर से पकड़ लिया। मेरी निगाहें दूर टीले पर लगी हुई थी। धमाके अभी तक हो रहे थे। फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि दरख्त ने मुझे झटक कर परे फेंक दिया। अब जो मैंने टीले की तरफ देखा तो वो एक आतिशफिशा पहाड़ की तरह फटकर आग और अंगारे उगल रहा था। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। देखते देखते इर्द गिर्द का मैदान स्याह धुएं और आग के उड़ते हुए शरारों से भर गया। मैं जल्दी से जीप स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मेरा रुख दरियाए तवी के बुत वाले पुल की तरफ था। ये पुल वहां से जुनूब की जानिब 1.5 मील के फासले पर था। मैं पक्की सड़क से उतरकर कच्ची सड़क पर जा रहा था। मैंने पीछे निगाह डाली। आसमान आग के शोलों से सुर्ख अंगारे की तरह दहक रहा था। मुझे इस अजीम कामयाबी पर बेहद खुशी हो रही थी। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। तहखाने का सारा असलहा धमाकों से फट चुका था। थंडर हॉक हेलीकॉप्टरों के बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सारे का सारा टीला आतिशफिशा पहाड़ी की तरह आग की लपेट में था। मेरी जीप दरियाए तवी के किनारे पहुंच गई। मैंने इंजन को चलते रहने दिया और खुद नीचे उतर आया। सब मशीन गन जीप की अगली सीट पर पड़ी हुई थी। मैंने ब्रेक हटाकर गियर लगाया और जीप को छोड़ दिया। देखते देखते रात के अंधेरे में जीप दरिया में गिरकर गायब हो गई। देवी के बुत वाला पुल खाली था।
मैंने भागकर पुल अबूर किया, दूसरे किनारे पर आकर कच्चे किनारे से हटकर दरख्तों में उतर गया और सूखी घास में से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे छोटी पुलिया तक जाना था। अभी तक मुझे कोई इंसान रास्ते में नजर नहीं आया था। टीले की जानिब आसमान सुर्ख था, आग अभी भड़क रही थी। टीला अभी तक आग उगल रहा था। किसी वक्त किसी हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी जाती। मैं अंधेरे में गौर से देखता हुआ सूखी झाड़ियों में आगे बढ़ रहा था। इंद्रानी के कहने के मुताबिक मुझे एक जगह छोटी पुलिया नजर आ गई, जहां ऊपर दरिया की तरफ से जेर जमीन एक नाला निकल गया था, जिसके ऊपर आगे आकर एक पुलिया बना दी गई थी। ये नाला लगता था कि मुद्दतों से खुश पड़ा है, क्योंकि उसमें ऊंची ऊंची सूखी घास उगाई थी। मैंने पुलिया के नीचे झांक कर देखा, जहां घुप अंधेरा था। गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से मुझे पुलिया की दीवार के साथ लगी हुई एक गठरी नजर आई। गठरी को बाहर निकाल कर खोला। उसमें मैल खोरे रंग का एक पुराना खद्दर का कुर्ता, एक पाजामा और खद्दर का साफा निकला। एक पुरानी चप्पल भी थी। मैंने अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लिए। रिवॉल्वर को पाजामे के इजार बंद में उड़स लिया। बटवे में 100-100 के 3 नोट और 2 4 5-5 के नोट थे। ये मेरी मिल्कियत थी। बटवे को मैंने अपने उतरे हुए कपड़ों के साथ गठरी में बांधा। रुपए अपनी जेब में रखे। गठरी में पुराने कपड़ों के अलावा अपने बूट रख दिए। गठरी में कुछ पत्थर डालकर उसे बांधा और ऊपर दरिया के किनारे पर आ गया। किनारा दूर तक अंधेरे में वीरान था। मैंने गठरी दरिया में डाल दी। पत्थरों के बोझ की वजह से गठरी जल्द ही पानी में डूब गई। इस काम से फारिग होकर मैंने टीले की तरफ आसमान को देखा। आग अगरचे मध्यम पड़ चुकी थी, मगर आसमान पर सुर्खी बदस्तूर कायम थी। उधर से धुआं काफी मिकदार में बुलंद होने लगा था। फजा में बारूद की हल्की हल्की बू रच गई थी। अब दूर से फौजी गाड़ियों की आवाजें और साथ ही आग बुझाने वाली गाड़ियों की टन टन भी सुनाई देने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरिया के किनारे से उतरकर जम्मू से होशियारपुर जालंधर जाने वाली सड़क का रुख पकड़ लिया। हमारी साथी इंद्रानी ने मुझे बताया था कि इस मकाम से जनूब मशरिक की तरफ चलते हुए जम्मू की हाईवे ज्यादा दूर नहीं थी। यही शॉर्टकट था। मैं थोड़ी ही दूर चला हूंगा कि मुझे एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। ट्रक की रोशनी मुझे दरिया के किनारे उगे हुए ऊंचे ऊंचे सरकंडों से साफ नजर आने लगी। इसका मतलब था कि सड़क जहां से करीब थी। मैं वहीं रुक गया। ट्रक बड़ी तेजी से गुजर गया। उसके बाद दूसरा ट्रक और फिर तीसरा ट्रक गुजर गया। ये यकीनन फौजी ट्रक थे। फिर एक जीप बार बार हॉर्न देती हुई गुजर गई। ये भी फौजी जीप ही हो सकती थी। उतरती बात थी कि थंडर बेस कमांड की तबाही के सिग्नल जम्मू छावनी और दूसरी फौजी चौकियों में पहुंच गए थे और इलाके में फौज चौकस हो गई थी। अब मेरा वहां से निकलना आसान नहीं था। जाहिर है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हरकत में आ गई होगी और जम्मू जालंधर सड़क पर तो खास तौर पर चेक पोस्टें कायम होगी। मेरी कमर के साथ जो रिवॉल्वर लगा था वो मुझे मरवा सकता था। मैं वहीं से तेज तेज कदमों से दरिया की तरफ चलने लगा। टीले की तरफ आसमान पर आग की सुर्खी अब गायब हो गई थी और उधर से फौजी गाड़ियों और मिलिट्री पुलिस की सीटियों की धीमी धीमी आवाजें बुलंद हो रही थी। दरिया पर पहुंचकर मैंने रिवॉल्वर निकाला और उसे जोर से उछाल दिया। रिवॉल्वर हल्की सी आवाज के साथ दरिया में डूब गया। ये मेरा सरकारी रिवॉल्वर था। दिल्ली जाकर मैं कुछ दिनों के बाद उसकी गुमशुदगी या चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा सकता था। मैं दरिया के किनारे से उतर कर सरकंडों में आ गया और बड़ी सड़क की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद सरकंडों के पीछे मुझे बड़ी सड़क दिखाई दी, जिस पर से एक फौजी ट्रक रोशनी डालता हुआ तेजी से गुजर गया। मैं इस उलझन में पड़ गया कि क्या मेरा सड़क पर जाना मुनासिब रहेगा। इलाके में हंगामी हालात पैदा हो गए थे। इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अड्डा तबाह कर दिया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एयरफोर्स के साथ ही साथ आर्मी भी हरकत में आ गई होगी। अभी तक मुझे कोई सिविलियन बस वहां से गुजरती नजर न आई थी। रात गहरी थी। मेरे हिसाब के मुताबिक रात के कोई 11-11:30 बजे का अमल होगा। ये हमने पहले से मालूम कर लिया था कि जम्मू से जालंधर और होशियारपुर की जानिब सारी रात लारियां चलती रहती हैं। सिर्फ रात 12 बजे के बाद 2-1 घंटे का वक्फा पड़ता है और अभी रात के 12 नहीं बजे थे। लेकिन जिस किस्म के खतरनाक हालात पैदा हो गए थे उनको मद्देनजर रखते हुए किसी लारी का जम्मू शहर के अड्डे से निकलना अब मुश्किल था। गड़गड़ाहट की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं सरकंडों के पास ही बैठ गया। मेरी नजरें आसमान पर थी। सितारों भरे आसमान पर से शोर मचाता हुआ एक हेलीकॉप्टर गुजर गया। उसका रुख थंडर बेस वाले टीले की तरफ था। जम्मू शहर में मुझे कोई नहीं जानता था। खतरा सिर्फ ये था कि अगर मिलिट्री पुलिस वाले दूसरे आदमियों के साथ मुझे भी हिरासत में ले लेते हैं तो काम खराब हो सकता था, क्योंकि अब मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दिल्ली में भारत सरकार का एक जिम्मेदार अफसर था और अगर मैं अपनी शनाख्त जाहिर नहीं भी करता तो इस बात का इम्कान मौजूद था कि किसी मरहले पर उन्हें मेरी हैसियत का इल्म हो जाएगा और हेडक्वार्टर मुझसे पूछ सकता था कि जम्मू में किस मकसद के लिए गया था। जबकि मेरे साबिक चीफ परशुत्तम दास टंडन को मेरे ख्याल के मुताबिक पहले ही मेरी सरगर्मियों पर शक था। उसे ये शक नहीं था कि मैं पाकिस्तान से अपने तौर पर रजाकाराना हैसियत से आया हूँ, जासूस हूँ, बल्कि ये शक था कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय अफसर होने की हैसियत से किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ।
अब अगर मेरे महकमे वालों को पता चल जाता है कि मैं जम्मू था और उसी रात थंडरबेस तबाह हुआ तो मुझ पर किसी गैर मुल्क के लिए जासूसी करने का इल्जाम लग सकता था, क्योंकि मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर आराम करने के लिए शिमला गया हुआ था। शिमला के होटल में अब भी मेरा अटैची केस वगैरह पड़ा था। होटल वालों को मैंने ये कहा था कि एक जरूरी काम से मुझे अंबाले जाना पड़ गया है, एक आध हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। इन दिनों के मैं उन्हें एडवांस पैसे भी दे आया था। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था और सड़क पर इस दौरान में दो और फौजी जीपें गुजर गईं। हेलीकॉप्टर दूर फजा में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद जमीन पर उतर गया था। जहां से वापस उधमपुर की बस्ती भी नहीं जा सकता था। वहां मेरे लिए कदम कदम पर मौत मुंह खोले हुए खड़ी थी।